हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एमपी बोर्ड का हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में और एग्जाम आज ही हुआ है और ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है जो है तो एग्जाम पेपर का। जहाँ पे भी डाउट होगा आप हमसे जो है तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप कोई भी क्वेरी होती है, 0 लिखा है लास्ट में बेटा, 9589362860, इस पे पूछ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट हुए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था आज के पेपर का बेटा, ये पेपर चूंकि दोनों मीडियम में होते हैं और दोनों मीडियम में पेपर लिखा हुआ है, हम लोग दोनों मीडियम को 1 बाय 1 सॉल्व करते चलते हैं। देखो, हमने समान परासरण दाब की बात की थी कि जब परासरण दाब समान होता है बेटा, समान है मतलब उसको हम लोग समपरासरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो हमारा आइसोटोनिक हो जाएगा बेटा। और उसके बाद यदि हम लोग सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, तो एल्यूमिनियम में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और जब इसको बैलेंस करेंगे तो इतना होगा, और कह रहा है कि 1 मोल हेतु कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, है ना, कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना है कि 1 फैराडे जो होता है 1 मोल के इक्वल है। तो जब हमारे पास 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे की आवश्यकता हो जाएगी बेटा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3F होगा इस सेकंड वाले का ऑप्शन। पहले वाले का बेटा ये हो जाएगा समपराश्री, पहले वाले का समपराश्री होगा और दूसरे वाले का बेटा 3 फैराडे हो जाएगा। फिर कौन सा है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा परिवर्तनीय नहीं होती है? तो हमारे पास दिमाग में रखना है बेटा कि जो स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम जो है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा है वो वेरिएबल नहीं होती है ना। तो +3 फिक्स होती है स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम बाकी सबकी कुछ ना कुछ चेंज होती रहेगी बेटा, मतलब थर्ड का भी C होगा और फर्स्ट का भी। आगे बेटा हम अगले पे बढ़ते हैं। यदि तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बेटा एक फॉर्मूला होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर का एक फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला क्या था बेटा कि नंबर ऑफ लिगेंड इनटू बेटा हमारे पास एक नाम था एटॉमिसिटी। जस्ट 1 मिनट। तो इसमें हमारे पास बेटा जो इसका फॉर्मूला था, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो फॉर्मूला क्या था? तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी बोल सकते हैं बेटा। तो यहां पे मेरे पास लिगेंड 3 है और इसकी डेंसिटी वो 2 होती है। तो हमारे पास इसका जो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 आ जाएगा इस फॉर्मूले का बेटा। आगे हम लोग यदि अगले पेज पे मूव करते हैं, देखो अगले, अब बेटा एथिलीन क्लोराइड था। हम लोगों ने जब हेलोएल्केन और हेलोइरिन पढ़ा हुआ था तो वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेंस, है ना, हेलोएल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो जब हमारे पास एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे होते हैं बेटा तो उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। मतलब एथिलीन डाइक्लोराइड का जो दूसरा नाम होगा वो जैम डाई हैलाइड होगा, B नंबर बेटा। फिर हमारे पास इनको एसिडिटी के सीक्वेंस में लिखना था, तो मोर एसिटिक होगा बेटा हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर एसिटिक होगा, फिर फिनॉल होगा, और एथेनॉल सबसे कम एसिडिक होता है। इसी का बेटा इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, जल्दी से देख लोगे। तुमको पता है कि हमारे पास जब आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। इसका हमारे पास आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक के बाद बेटा हमारे पास 3 फैराडे हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम होगा बेटा, ये 6 हो जाएगा, और 6 के बाद इसको अपन जैम डाई हैलाइड बोलेंगे। इथिलीन डाइक्लोराइड को जैम डाई हैलाइड बोलते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे इसको देख लो। और अगले नंबर पर इसमें सीक्वेंस जो होगा, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस होगा बेटा वो हो जाएगा हमारे पास कितना बोलना, तो ये सीक्वेंस होगा एथेनॉल कम एसिडिक है, फिर फिनॉल है, फिर ये सीक्वेंस होगा बेटा। अगले वाले फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग मूव करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखो मल्टीपल चॉइस देख लेना, जहां पे आएगा कुछ क्वेरी अपन पूछ लेंगे बेटा, बात करेंगे उसमें। अब ये बार बार कह रहा हूं, सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो L/A होगा। फॉर्मूला ऑफ सेल स्थिरांक जो होगा बेटा वो L/A होगा। फिर यहाँ पे अपन इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। कैसे निकालते थे? तो जो बेटा इसकी वैल्यू दी हुई है ना, सम ऑफ द पावर ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब क्रियाकारकों के घातांकों के योग को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? दर स्थिरांक बोलते हैं। तो हमारे पास 1/2 होगा और प्लस इसमें हो जाएगा 3/2, ऐड करेंगे 4/2 और 2 आ जाएगा बेटा, मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। सॉरी, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी बेटा। फिर यहाँ पे जिंक केवल कितना शो करता है बेटा? जिंक हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फिक्स है इसकी।
फिर ये जो होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, तो जब कभी भी 4 लिखा होगा, ध्यान से सुनना, 4 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो 2 बेटा इसमें चांसेस बनते हैं, या तो sp3 होगा या बेटा dsp2 होगा। इस केस में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो होगा dsp2। कैसा हो जाएगा बेटा, dsp2। फिर यहाँ पे ये कई सारे कलर शो करता है, तुम रेड भी कह सकते हो बेटा कि रेड कलर का ये ऑप्शन पे होगा, रेड भी लिख सकते हो इसके फिलअप में, और रेड ना लिख के पिंक भी लिख सकते हो बेटा, रेड होगा पिंक लिख सकते हो, या मैजेंटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैजेंटा कह सकते हो कि जब सिर्फ रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो मैजेंटा कलर शो करता है, या बेटा पिंक कलर शो करता है, या रेड कलर शो करता है, ऐसा लिख दोगे। B6 का बेटा जो केमिकल नेम है वो पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होगा, पायरिडॉक्सिन, ऐसा ध्यान रखना है, पायरिडॉक्सिन नाम हो जाएगा। इसी का हम लोग इंग्लिश वर्जन जल्दी से देख लेते हैं कि इंग्लिश ब्लैंक से देखो, फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट क्या था बोलना, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा L/A। कितना होगा बेटा, L/A। इसका अपन ने अभी निकाला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, सम ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो मेरे पास रिएक्टेंट लिखे हैं एक्टिव मास में 1/2 और 3/2 को ऐड करेंगे बेटा 4/2 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे जिंक +2 1 शो करेगा बेटा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमारे पास एक बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थ्योरी है, VBT थ्योरी। उस थ्योरी पे हमारे पास है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, हमको शो करना है कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डाई मैग्नेटिक होगा कि बेटा उसमें जो है तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब कभी भी 4 कोऑर्डिनेशन स्टेट लिखा होगा, ध्यान से सुनना, तो 2 चांसेस बनते हैं, या तो हम sp3 बोल सकते हैं बेटा या dsp2 बोल सकते हैं। तो इसका dsp2 होगा बस। फिर उसके बाद एल्डिहाइड बेटा देगा मैजेंटा कलर देगा बेटा, या बेटा इसको हम पिंक लिख सकते हैं। जब कभी भी एल्डिहाइड सिर्फ रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, पिंक या बेटा रेड कलर शो करेगा, ऐसा दिमाग में रखना है। विटामिन B6 बेटा पायरिडॉक्सिन हो जाएगा केमिकल नेम, ये ध्यान में रखना है। आगे बेटा हम अगले एक टॉपिक पे आते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं। देखो ट्रू फॉल्स लिखना है। जो मोलरता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है बेटा, तो मोलरता पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर से तो चेंज होती नहीं है। उसके बाद ये फॉर्मूला डेल्टा जी और EMF में, तो ये बेटा ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। लैंथेनाइट की तुलना में एक्टिनाइट अभिक्रियाशील होते, ये भी बेटा ट्रू हो जाएगा, सत्य होगा। इसमें IUPAC में धातु में 8 लगाएंगे, नहीं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स जो लिखा हुआ है ध्यान से देख लो, ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में मेरा मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, 8 नहीं लगाएगा, मतलब ये भी फॉल्स लिखा हुआ है। ये ट्रू हो जाएगा बेटा, जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन का ट्राइट होता है, वो ट्रू हो जाएगा बेटा। अभिक्रिया के वेग जो है तो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी बेटा व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। समानुपाती होती है, फॉल्स हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे लिखा है, मोलैरिटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, मोलैरिटी टेम्परेचर पे चेंज होती है बेटा, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला हमारे पास ट्रू है। एक्टिनाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं, ट्रू होगा बेटा। फिर हमारे पास 8 का यूज करते हैं जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, निगेटिवली चार्ज हो, ये भी फॉल्स होगा बेटा, ये स्टेटमेंट, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन, और लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहां तक देख लो थोड़ा सा, जहां पे भी कुछ दिक्कत आती बेटा बताना है और हमको मैसेज फॉरवर्ड करने हैं। देखते हैं मैच द कॉलम का ऑप्शन देखते हैं, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैच द कॉलम कभी भी करना हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको मैच द कॉलम में कुछ भी नहीं बनता होगा, बहुत सारे हैं। जैसे अपन बार बार बात करते हैं बेटा, 11th में भी पढ़ा हुआ था कि जो मोलैरिटी ऑफ वाटर होता है बेटा वो हमारे पास 55.5 है। फिर उसके बाद आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा 26 होता है, तो ये हमने 26 लिख दिया बेटा। यहाँ पे जब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आएगा, बट यहाँ पे भी इसको देखें हम, तो ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास B हो जाएगा बेटा। एल्डोहेक्सोस जो बोलते हैं हम लोग, वो ग्लूकोज को बोलते हैं बेटा, तो ये D हो जाएगा। और लास्ट में अल्फा हाइड्रोजन जो नहीं होता बेटा, वो फॉर्मेल्डिहाइड में होता है। मतलब इसके ऑप्शंस तुम लिख सकते हो कि वाटर की मोलैरिटी और मोलैरिटी तो इतनी होती है बेटा, ये हमारे पास आयरन का एटॉमिक नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है बेटा, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, ये हमारे पास E हो जाएगा और ये लास्ट में D हो जाएगा। ऐसा देख लो इसमें।
फटाक से इतना देख लो, है ना। देखो बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट अभी तक वन वर्ड में कभी भी आया हुआ एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता था बेटा। यहाँ पे फॉर्मूले के साथ में हमारे पास स्टेटमेंट भी दिया हुआ है ना। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। मतलब गैस की जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो जो विलेयता होती है बेटा वो किसके समानुपाती होती है? हमारे पास दाब के। या बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर हो जाएगा तो P किसके इक्वल होगा बेटा? P इक्वल हो जाएगा हमारे पास KHX। ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो और स्टेटमेंट लिख सकते हो, P इक्वल KHX हो जाएगा। उसके बाद बेटा आर्हेनियस इक्वेशन बार बार बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। आर्हेनियस इक्वेशन होता है हमारे पास K इक्वल AE माइनस EA अपॉन RT। आर्हेनियस इक्वेशन हो जाएगा। फिर बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तुमको, मैग्नेटिक मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था बेटा? कि हम लिखते थे म्यू इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट n और फिर बेटा n+2 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता था म्यू इज इक्वल n+2, किसी का भी निकालना हो। अब मुझे 25, ये n क्या है बेटा? n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 25 किसका होता है? मैग्नीज का। मैग्नीज का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। मैग्नीज कितना होगा बेटा? तुमने लिख दिया कि मैग्नीज का जब अपन करते हैं तो हमारे पास आर्गन हो जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, आर्गन 4s2 कितना हो गया बेटा? 20। और 20 के बाद हमने लिख दिया 3d5। कुल मिला के जब हम लोग 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो हमारा d वाला ऑर्बिटल है बेटा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसमें जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो 5+2 कर दिया हमने बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। कुल मिला के अंडर रूट 35 लिख सकते हैं बेटा। और 35 अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5.92 BM लिख देंगे, बोर मैग्नेटॉन। मतलब किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो बेटा तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। और वो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल अंडर रूट n+2। उसके बाद बेटा देख लो इसके बाद हम लोग एक लिखते हैं IUPAC नेमिंग बोर्ड में हमेशा आने लगी है। और नेमिंग के केस में क्या करते हैं, जब हमको ये ईथर वालों का करना होता है तो छोटे पार्ट को हम ऑक्सीजन के साथ में लेते हैं, जो छोटा पार्ट है बेटा, और बड़े पार्ट की तरफ से नंबरिंग करते हैं। तो हमने लिखा 1 2 3, 2 पे मेरे पास मेथॉक्सी है बेटा, 2 मेथॉक्सी लिख दिया, 2 मेथॉक्सी। और टोटल कार्बन हो जाएंगे हमारे पास प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन नेमिंग हो जाएगी। क्योंकि IUPAC में हमको नंबरिंग करनी पड़ती बेटा, नंबरिंग ऐसे कर देंगे। लास्ट में की रिडक्शन लिखी हुई है और ये रिडक्शन क्या है बेटा? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। और इस रिडक्शन से सिर्फ एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एल्केन बनते हैं। तो मानते हैं अपन हमारे पास एक C लिखा है SaO और इसका मतलब इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं जो कार्बन से पूरे हो सकते हैं। जब एक कीटोन होगा तो एल्डिहाइड होगा तो हाइड्रोजन से पूरे होंगे। और ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो Zn और बेटा Hg HCl की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे होगा क्या? ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे बेटा और हमारे पास बन जाएगा R और C हो जाएगा बेटा एल्केन बनेगा। हमारे पास कार्बन की पूरी वैलेंसी ऐसे पूरी हो जाएगी। तो पूरे स्ट्रक्चर्स देख लो, एक बार समझ लो, है ना। पेपर बाकी हम लोग देखे रहते बेटा। पेपर एक सिंपल तरीके का था, तुमको केमिकल रिएक्शन बस लिखनी थी गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड की। सेम एज बेटा तुमको कैथोड की और एनोड की लेड स्टोरेज की रिएक्शन लिखनी थी। फिर बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस था, है ना। वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट का डिफरेंस था बेटा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वहां के डिफरेंसेस दिए गए हैं, वहां के क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। इनको एक बार देख लोगे तो ये हमारे पास नए नहीं है, दूसरे उसके बाद ही बात करते हैं बेटा। फटाक से इनको देख लो। यदि अपन इस पे बात करते हैं तो हमारे पास ये भी एक दिया हुआ है जिसमें तुमको निकालना है कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा और कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। कीलेट को डिफाइन करना है बेटा, DDT को डिफाइन करना है, फिटिक रिएक्शन को डिफाइन करना है, एल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है इसको डिफाइन करना है बेटा। हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोर्ड में कई बार आई है, इसको देखना है। फेलिंग का भी तुमको लिखना है। हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा सॉल्व करना है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को बेटा ध्यान से देखना है। जो हमारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कलर्ड होते हैं बेटा, वो बातें भी तुमको सॉल्व करनी और लिखनी है। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों, हमारे पास ग्राफ एक बना हुआ है बेटा। इस ग्राफ में हमारे पास
पहले तो क्यूमीन से फिनॉल, फिनॉल से पिक्रिक एसिड का बेटा रिएक्शन लिखना है, रीमर टीमर एस्टरिफिकेशन लिखना है, आरएनए डीएनए का डिफरेंस हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस हो जाएगा बेटा। ये हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस पढ़ा था बेटा, वो हो जाएगा। दोनों ग्राफ दिए हुए हैं कि हमारे पास ये एक्स पॉइंट वाई पॉइंट को क्या कहेंगे, ए बी को क्या कहेंगे, इस जेड को क्या कहेंगे बेटा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारे पास है। ये जो ग्राफ है उन ग्राफ में अपन बोलेंगे क्या इनको, तुम जैसे ही देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक में तो वहां पे भी एक डायग्राम बना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और ये बेटा वहां पे है तो सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद यदि अपन बात करते हैं देखो तो वही ये हमारे पास बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का था, उसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फिर बेटा हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ है और इसका डेरिवेशन है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ और उसका डेरिवेशन है बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास उसी जेड आई टी का, जेड इंटू आई टी, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है आई की एम्पियर, तो ये हमारे पास 0.5 हो जाएगा। 2 आवर को तुम सेकंड में कन्वर्ट करोगे बेटा तो 0.5 इंटू 36 हो जाए, 36 टू 7200 हो जाएगा बेटा। तो 0.5 को इससे जो तुम इंटू कर दोगे तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा कि हमारे पास कितना जो है तो 7200 सेकंड का। तो सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा बेटा। कोलरॉस लॉ है, कोलरॉस के इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास बेटा जो इसमें है तो SN1 SN2 का मैकेनिज्म लिखना है। ये अपन कई बार बात कर चुके हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा, सेंडमेयर रिएक्शन दोनों की बात कर चुके हैं। स्टीफन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, इनको बेटा सॉल्व करना है या लास्ट में इनको जो है तो सिर्फ रिएक्शन देनी है। ये बात ध्यान से देखना, पेपर को पूरा सॉल्व करना है बेटा, जितने पेपर हो रहे हैं बोर्ड के सॉल्व करने हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, टेक केयर।